सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। एंड आज हम लोग एक और सेशन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड दिस सेशन इज़ अबाउट इंडिकेटर्स। एंड आज हम लोग जानेंगे इंडिकेटर्स क्या है एंड इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप क्या हैं एंड और भी अलग अलग चीज़ें। सो शुरू करते हैं व्हाट आर इंडिकेटर्स से। तो एक चीज़ याद रखिए, इंडिकेटर्स कुछ नहीं है। इंडिकेटर्स हैं एक मैथमेटिकल फार्मूला, टूल या फिर एक फंक्शन। साथ में रिपीट करिए। इंडिकेटर्स हैं मैथमेटिकल टूल, फंक्शन या फॉर्मूला जिसके अंदर आप प्राइस या वॉल्यूम का डेटा डालेंगे तो आपको एक मैथमेटिकल आउटपुट आएगा। ठीक है। एंड इस मैथमेटिकल आउटपुट के बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है, ये हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे जब हम लोग इन इंडिकेटर्स को थोड़ा खोल के इनका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। ठीक है। तब हम लोग थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे। आज एक ओवरव्यू मिलेगा आपको इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये जान लिया। ठीक है। उसके बाद बाज़ार में काफ़ी लोग आपसे बोलेंगे कि भाई प्राइस एक्शन इज़ गॉड, और क्या इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे तो क्या बन भी पाएंगे पैसे कि नहीं, या सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहिए। तो व्हाट आई वुड से इज़, भाई भगवान अपने मंदिर में है, जाओ पूजा करो, वहाँ से प्रसाद खाओ। ठीक है। भगवान वगवान मार्केट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में आओ, पैसा बनाओ और निकलो। ठीक है। तो तुमसे इंडिकेटर्स चल रहे हैं, इंडिकेटर चलाओ। प्राइस एक्शन चल रहा है, प्राइस एक्शन चलाओ। सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं, लोग सभी से बना रहे हैं कुछ ना कुछ। एंड सभी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है। तो ये अपने सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है। आगे प्राइस एक्शन भी देखेंगे और इंडिकेटर्स को भी खोल के देखेंगे हम लोग। तो अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स पे। पहला है अपने पास वॉल्यूम। आओ वॉल्यूम से शुरू करते हैं फिर। तो ये आपकी इंडिकेटर्स की बार हो गई। ठीक है। एंड चाहो तो आप सीधे इस पर क्लिक कर लो, नहीं तो इसका शॉर्टकट है फॉरवर्ड स्लैश। एंड इधर ये वॉल्यूम पे आप क्लिक करो, ये देखिए एक रेड ग्रीन टाइप का आ गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यार, है ना, जो लाइक हम यूजुअली कर लेते हैं उस तरीके से अरेंज कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। एंड ट्रस्ट मी, ये रेड ग्रीन से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इसके कलर से, क्योंकि वॉल्यूम का वो मतलब होता ही नहीं है जो हम लोग आज तक समझते आ रहे हैं। आज आपको थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि असल में वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है। ये आपके वॉल्यूम लग गया एंड इसको क्या करेंगे हम लोग, मूव टू न्यू पेन बिलो। ठीक है। अब प्राइस और वॉल्यूम अच्छे से डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक। एंड रेफरेंस के लिए आप वॉल्यूम पे ये भी कर सकते हैं आप, रुकिए वो चीज़ आपको बाद में बताएंगे, अभी नहीं, पहले वॉल्यूम बताते हैं। ठीक है। सो आप ये देख रहे हैं नीचे, ये ब्लैक बार्स दिख रही होंगी, है ना। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि कितने इस जैसे ये वनडे का चार्ट है, तो एक बार इसकी पूरा एक एक दिन को आपका शो कर रही है ना। तो इस पूरे एक दिन में कितने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयरों की खरीद बिकवाली हुई है, ये इस बार से शो हो रहा है। मतलब इस स्टॉक की कितनी खरीदा बेची हुई है इस एक दिन में, या इस टाइम फ्रेम की कैंडल के एक बार में कितनी खरीदा बेची हुई है, वो ये वॉल्यूम शो करेगा। तो ये वॉल्यूम की वैल्यू आपको इधर दिख रही होगी, 5.14 M, मतलब 5.14 मिलियंस। ठीक है। एंड ऐसे ही आप देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ आपको इधर दिखती हुई दिख जाएंगी जो चेंज हो रही हैं, है ना। एंड किसी दिन हाई वॉल्यूम होगा तो उस दिन देखिए 18 मिलियन तक पहुंच गया, किसी किसी दिन थोड़ा सा ही वॉल्यूम हुआ तो ये देखिए 2 लाख ही बस हुआ इस दिन। कुछ होगा इस दिन शायद स्पेशल इवेंट पे खुली होगी मार्केट, नहीं यूजुअली इतना भी कम नहीं होता। इतना कम हो सकता है, 25 लाख के आसपास वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़, कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये रेड बार है, ये पूरा वॉल्यूम जो है ये सेलिंग सेलिंग वॉल्यूम है। एंड इसका मतलब है सब लोगों ने दबा के सेलिंग की है, मतलब ये जो 18.355 मिलियन है ये पूरा सेलिंग है। ठीक है। इसीलिए हमने कलर जो है मोनोटोन में कर दिया। रेड ऑन ग्रीन से ही लोगों को गलतफहमी हो जाती है ना, कि भाई रेड वॉल्यूम दिख रहा है मतलब पूरा सेलिंग का है, एंड ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है तो पूरा बाइंग का है। भाई मेरे, अगर ये पूरा सेलिंग का वॉल्यूम होता तो इसके बाद ये मार्केट ऊपर क्यों गई है, ये बताओ ज़रा। सेलिंग होती तो मार्केट नीचे जाती है ना।
तो ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है खरीदा बेची तो होता है, बट एक अलग डेफिनेशन आप याद करो जो हम बोलना चाह रहे हैं। वॉल्यूम का मतलब है एक्टिविटी। वॉल्यूम का मतलब है एक्टिविटी, मतलब इस दिन, मतलब ये 4 जून का जो दिन था, इस दिन रिलायंस का शेयर हद पार एक्टिव था, मतलब बहुत एक्टिव था। इसमें बहुत लोगों ने खरीदा और बहुत लोगों ने बेचा। ठीक है, ये सिर्फ सेलिंग का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि अगर कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा, है ना। ये जैसे विक बनी है, तो इस विक में कई लोगों ने खरीदा होगा, प्लस जब ये गिर रहा होगा तो कई लोगों ने खरीदा होगा साथ ही साथ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये रेड बार है तो सभी लोगों ने इस समय सेलिंग ही की होगी। वॉल्यूम का मतलब क्योंकि होता है एक्टिविटी, मतलब खरीदा बेची जो भी करो हम उसे एक एक्टिविटी काउंट करेंगे एंड उसको एज अ वॉल्यूम रिपोर्ट करेंगे। तो ये होता है वॉल्यूम का मतलब, ठीक है। एंड ऐसे ही 15 मिनट के बार पे आओगे तो डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम दिखेंगे। तब वॉल्यूम की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि तब हम लोग सिर्फ 15 मिनट में उस स्टॉक में कितनी एक्टिविटी हुई वो काउंट करेंगे, ठीक है। वो डेली था, ये 15 मिनट है। हर किसी में वॉल्यूम की वैल्यू अलग होगी। इन्हीं 15 मिनट की बार्स को जब पूरे दिन की 15 मिनट की बार को कंबाइन कर दोगे तो आपको एक दिन का पूरा वॉल्यूम दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपली आपका वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग। तो इसको पहले हटा देते हैं, तो हम लोग अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई अपने पास मूविंग एवरेज, ठीक है। आओ मूविंग एवरेज देखा जाए। तो मूविंग एवरेज डाला तो भाई हमको 10 तरीके के मूविंग एवरेज दिख गए, यहीं पे डर गए। भाई कुछ नहीं, हम लोग को सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना है, एंड हम लोग 2-3 का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी और चीज़ें आपको समझानी होंगी। तो इधर आप साइड में देख पा रहे होंगे मूविंग एवरेज, और एक 9 चीज़ लिखी हुई है। ये 9 क्या है? तो आइए इस 9 को समझते हैं। 9 का मतलब कुछ नहीं है कि जैसे ये पॉइंट पे जो इस लाइन की या मूविंग एवरेज की जो वैल्यू है, मतलब इस बार के करस्पॉन्डिंग जो ये मूविंग एवरेज की वैल्यू आई है, ये कुछ नहीं है, पिछली 9 जो इसकी बार्स होंगी, जो इसकी पिछले की 9 बार्स होंगी, उनका जो क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकलेगा वो ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली जब आप इस पे आओगे तो इससे पहले की 9 बार, मतलब इसमें जो बार्स आ रही होंगी उससे एक हटती जाएगी, एक ये वाली भी अब काउंट होने लगेगी, है ना। तो ऐसे ही ये मूव करता रहता है, क्योंकि एक बार पीछे की छोड़ता जाता है और एक अपनी पिछली वाली ऐड करता जाता है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस के साथ। तो इधर तो ये 9 की वैल्यू ले रहा है। अगर आपको पिछले जो है 20 बार्स का लेना है, मान लीजिए आप 20 बार्स का एवरेज लेना चाहते हैं, थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर देंगे तो दिखेगा अच्छे से। रेड कर लेते हैं। तो अब ये जो रेड बार है, ये इस बार से पिछली 20 बार्स का एवरेज प्राइस बता रही है ना। एंड सिमिलरली ऐसे ही जाता जाएगा, एंड ऐसे ही अगर आप इसको 50 कर देंगे, तो अब ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये 50 मूविंग एवरेज है। एंड ये आपको लास्ट 50 बार्स का एवरेज वॉल प्राइस दिखा देगा, ठीक है। एंड जो हम लोग बेसिकली वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, तो डेली चार्ट्स पे हम लोग यूज़ करते हैं 10, 20 एंड 50, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ होता है, एंड 100 भी यूज़ करते हैं कुछ केसेस में। जब हमको जैसे ये ऐसे मार्केट गिर रही होती है तो डर लगता है ना, तो पहला सपोर्ट ढूंढने के लिए हम लोग 100 यूज़ करते हैं। खैर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको और अच्छे से बताएंगे। एंड उसके लिए मूविंग एवरेज भी काफ़ी अच्छी चीज़ है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। वो हम लोग आगे डीप डाइव करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो डेली चार्ट्स पे तो 10, 20 एंड 50 यूज़ होता है मोस्टली। इसको यार 10 कर देते हैं, नहीं बोलोगे यार। लिखा 9 है, बोल 10 रहो, भांग वांग खाली हो गया। तो भाई कर दिया 10, ठीक है। 10, 20, 50 ये हम लोग डेली चार्ट्स के ऊपर यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे हैं, इंटरडे पे ट्रेड करना भाई, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे हमने कहा था कि टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना चाहिए, कैसा चूज़ करना चाहिए, किस हिसाब से चूज़ करना चाहिए। तो उसमें था डेली पे आपको 15 मिनट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेली में आपके मार्केट खुली होती है 6 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो टोटल मिनट्स हो गए थे 375 आ गए थे ना शायद, है ना।
तो 375 मिनट्स में आपके 15 मिनट के कितने बार बनेंगे? 25 आई गेस, है ना? तो इसीलिए अगर आपको अच्छे डिसीजंस लेने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंट्राडे में आके इसको 25 कर लो, तो थोड़ा अच्छी पिक्चर आएगी। हालांकि आप देखोगे 20 और 25 में कुछ उतना अंतर नहीं पड़ा, बट फिर भी आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो यह हो गया आपका इंटरडे में 15 के हिसाब से। एंड अगर आप 5 मिनट पे आओगे तो वैसे ही आप 375 को 5 से डिवाइड कर लेना, वो आई गेस 75 पे आएगा वो वैल्यू, है ना? तो जैसे ही आप 75 करोगे तो देखते हैं क्या अंतर पड़ता है। थोड़े से और दूर हो गए प्राइस, है ना? एंड ये देखिए अच्छे से आपको प्यारे प्यारे टचेस मिल रहे हैं, उससे ये सपोर्टेड रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा रहा है, कहीं इसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड आई वुड से अगर आप थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तो बढ़ते हुए टाइम पे मूविंग एवरेज की वैल्यू अलग होती है एंड गिरते हुए मूविंग एवरेज की वैल्यू अलग होती है। क्योंकि गिरते टाइम स्टॉक में फियर का माहौल होता है एंड बढ़ते टाइम उसमें ग्रीड का इमोशन होता है, ठीक है? तो उस समय आपको अलग टाइप अलग वैल्यू यूज़ करनी चाहिए। एंड गिरते टाइम आपको अलग यूज़ करनी चाहिए, बट अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, नहीं आप ही जो है दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है? तो अभी इसको सिंपल रखते हैं। एंड ये आपका मूविंग एवरेज था, सो इसको हटा देते हैं, आप पॉज हुआ। आई होप मूविंग एवरेज तो समझ गए होंगे आप। देन आते हैं थोड़ा आरएसआई के ऊपर। अच्छा, आरएसआई से ऊपर पहले वीवैप कंप्लीट कर लें। वीवैप भी एक तरह से मूविंग एवरेज के टाइप का होता है, बस इसमें थोड़ा ये लोग वॉल्यूम का भी डेटा ऐड कर देते हैं। एंड चलिए पहले आपको वीवैप दिखा देते हैं। नॉर्मल वीवैप यूज़ करेंगे, ठीक है? ये आपका ब्लू लाइन आ गई वीवैप की। देखने में थोड़ा बहुत मूविंग एवरेज टाइप ही लग रहा होगा। बस इसमें ये चीज़ है कि ये आप सेशन वाइज, वीक वाइज, क्वार्टरली वाइज, ईयरली वाइज ऐसे सेट कर सकते हैं। करंटली ये सेशन वाइज लगा हुआ है, ठीक है? तो एक सेशन मतलब एक दिन में जो ट्रेडिंग सेशन होता है उस सेशन के हिसाब से कैलकुलेट होगा। एंड इसमें जैसे होता है एक वॉल्यूम इसका पैरामीटर होता है एंड प्राइस इसका पैरामीटर होता है। इसमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों पैरामीटर होते हैं। एंड टेल मी, मूविंग एवरेज में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे? सिर्फ प्राइस यूज़ कर रहे थे, उसमें वॉल्यूम नहीं जा रहा था। जो भी फंक्शन की जो भी मैथमेटिकल फार्मूला या फंक्शन था मूविंग एवरेज में, उसमें हम लोग सिर्फ प्राइस का वैल्यू डाल रहे थे, वॉल्यूम से मतलब नहीं था। बट वीवैप में हम लोग प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों के साथ काम करते हैं, ठीक है? तो इसमें एक तरह से प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को भी अकाउंट में रखा जाता है। एंड अगर आप इसको थोड़ा डीप डाइव करना चाहते हो तो आप इधर देख लीजिए कि एक्चुअल में इसका क्या फार्मूला होता है। एंड आप इधर देखेंगे कि क्यूमुलेटिव वॉल्यूम करके कुछ यूज़ करते हैं ये लोग। एंड ये नॉर्मल वॉल्यूम भी यूज़ होता है, ठीक है? तो आप ये इन्वेस्टोपीडिया की साइट पे आ सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड मोर, लाइक ये थोड़ा और आप रीडिंग करेंगे तो समझ जाएंगे वीवैप का क्या है रोल, है ना? एंड हाउ इज़ इट यूज पे तो बाद में आएंगे जब अच्छे से इसको थोड़ा खोलेंगे। तो वीवैप इज़ नथिंग, जस्ट लाइक मूविंग एवरेज, ये आपका साथ में चलता जाएगा। बट इसमें वॉल्यूम को भी साथ में रखा जाता है प्राइस के साथ साथ। सो आपको इससे एक सेशन में एवरेज प्राइस जितना रहा होगा लगभग उसके हिसाब से मिल जाता है कि जितने लोगों ने खरीदा बेची की है तो उनके हाथ में इस समय लगभग एवरेज प्राइस कितना होगा या कितना दिखा रहा होगा, उस हिसाब से होता है। तो इसको ज़्यादा डीप टाइप अभी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, ठीक है? तो ये आपका वीवैप हो गया। अब आते हैं आरएसआई पे। एंड इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट। हटो भाई, वीवैप हटाओ। अब आते हैं अपने फेवरेट आरएसआई के ऊपर। भाई ये नीचे क्या आ गया, देखने में डर लग रहा है, ठीक है? एंड ये आरएसआई की जो वैल्यूज़ हैं ये आप देख रहे होंगे, कभी नीचे जा रही हैं कभी ऊपर जा रही हैं, ठीक है? तो ये एक तरह से ऑसिलेट टाइप की हो रही हैं एक रेंज में, है ना? तो आरएसआई का फुल फॉर्म क्या है, रुकिए। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से समझें
व्हाट इज़ आरएसआई? तो ये होता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो पहले समझा देते हैं, फिर इसका फार्मूला वगैरह भी देखेंगे अगर मिलेगा। तो आरएसआई भी बेसिकली आपका प्राइस के डेटा पे काम करता है, इसको वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आरएसआई में हम लोग अकाउंट करते हैं जो इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। जैसे हमने आपको कैंडलस्टिक बार में बताया था ना, चार वैल्यूज़ होती हैं ओ एच एल सी, जैसे इधर लिख के आ रही, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। तो आरएसआई अपना बनता है क्लोजिंग प्राइस की मदद से। तो इधर ये क्लोजिंग प्राइस है, इधर ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, इसमें ये क्लोजिंग प्राइस है। तो अगर आपको कभी आरएसआई और प्राइस को जज करना हो ना, तो आप कैंडल स्टिक की जगह लाइन चार्ट पे चले जाइए। ये लाइन चार्ट आपका क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बना होगा, एंड आप अच्छे से इसको तब जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आरएसआई आपको कुछ नहीं ये बताता है कि पिछला जो, जैसे ये ऊपर गया, ठीक है, ये अप ट्रेंड में है। अगर आप सिर्फ इतना पार्ट को देखेंगे, ये अप ट्रेंड है ना, तो ये ऊपर गया, ठीक है, आज साथ में आरएसआई भी ऊपर गया। फिर ये इधर ऊपर गया, साथ में आरएसआई भी ऊपर गया। फिर ये ऊपर गया, फिर आरएसआई आपका ऊपर गया। तो ये मतलब आपको ये दिखा रहा है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है पिछले अप मूव में और इस अप मूव में कैसी रही है। तो इस वाले अप मूव में आप देखेंगे पिछले वाले से ज़्यादा स्ट्रेंथ रही, क्योंकि इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक आई है। देन आपका आरएसआई ने भी एक नया हाई लगा लिया, मतलब आरएसआई में एक नई स्ट्रेंथ आई है, पिछले जो स्ट्रेंथ थी उससे ऊपर की स्ट्रेंथ आई है। देन आपका आरएसआई ऊपर गया। सिमिलरली इस वाले में और तगड़ी स्ट्रेंथ आई, तो देखिए आरएसआई ने एक नया हाई लगा लिया, और ठीक है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी ये बताता है आपको। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट लेके आते हैं, हाँ ये है जैसे। तो मार्केट ने इधर अपना एक लो बनाया, साथ में देखिए आरएसआई भी नीचे गया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आई, फिर देखिए आरएसआई नीचे गई, ठीक है। फिर ये नीचे आई, फिर ये आरएसआई देखिए फ्लैट पे रह गया। ये जो फ्लैट का कॉन्सेप्ट है, और ये डाइवर्जेंसेस और ये एडवांस जो आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये जब हम लोग इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल के लिए अभी थोड़ा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आ, इसमें देखिए आपको एवरेज गेन और एवरेज लॉस का दिखा रहा होगा। बेसिकली कुछ नहीं, एवरेज गेन और एवरेज लॉस आपका कैसे डिसाइड हो सकता है जब आप क्लोजिंग प्राइस को अकाउंट में ले। सो इसके फार्मूला में कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्राइस डेटा लेना होता है क्लोजिंग प्राइस का, ठीक है। इसमें वॉल्यूम से आपको कोई मतलब नहीं होता, एंड एक स्विंग दूसरे स्विंग से कितना स्ट्रेंथ है उसमें, ये आपको आरएसआई शो करता है। बेसिकली इतना ही है। इसके बाद हम लोग जब एडवांस में इसमें डीप डाइव करेंगे सेपरेट वीडियो में, देन वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो आपका आरएसआई डन हो गया। देन आता है आपका बोलिंजर बैंड्स। आरएसआई को उठाते हैं, ये आ गया आपका बोलिंजर बैंड्स, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा खोलेंगे सेटिंग्स पे, तो थोड़ा सा इसका कलर मीडियम नहीं है, अपर को भी ब्लैक कर देते हैं एंड लोअर को भी ब्लैक कर देते हैं। थोड़ा यार बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है। नाउ थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड्स की जो कैलकुलेशन होती है उसमें बेसिकली आपका स्टैंडर्ड डेविएशन काम आता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपको क्लोजिंग प्राइस की ज़रूरत होती है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या शो करता है कि एक स्टॉक उस टाइम फ्रेम में कितना वोलेटाइल हो सकता है, एंड वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कितना ज़्यादा वो ऊपर नीचे की रेंज बना सकता है। जैसे इधर देखिए इसने ज़्यादा कूद फान मचाई है, तो देखिए बोलिंजर बैंड्स के बीच का डिफरेंस बड़ा हो गया, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ देखिए एकदम एक रेंज में सिकुड़ गया, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना कम हो गया, ऊपर वाला और नीचे वाला बोलिंजर बैंड पास पास चिपक गए। देन फिर आप देखिए ये बड़ा बड़ा रेंज बनाया है, तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है जब रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है ना, तो बोलिंजर बैंड्स बहुत पास आ जाते हैं, इसको बोलिंजर बैंड्स का स्क्वीज भी कहा जाता है। इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आके स्क्वीज हुआ एंड देन बूम एक अच्छा मोमेंटम मिला, ठीक है। एंड जब काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो जाती है तो ऐसे बोलिंजर बैंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपली बोलिंजर बैंड्स, ठीक है। एंड जैसे इधर आपका बहुत स्लो एंड साइडवेज मार्केट था, तो ये देखिए काफ़ी एकदम पतले में स्क्वीज हो गया, एंड देन जब शूट किया अच्छे से मार्केट, ये देखिए फिर एक, तो स्क्वीज
स्ट्रेच, फिर ये स्ट्रेच था, फिर ये स्क्वीज़ आया, फिर ये स्ट्रेच हुआ, फिर ये यहाँ पे स्क्वीज़ हुआ, फिर ये इधर वोलेटाइल हुआ। तो इस ऑसिलेशन में मार्केट मूव करता है बोलिंजर बैंड्स के साथ। अच्छा, एक चीज़ वीवैप में और बतानी थी। पहले तो बोलिंजर बैंड्स हटाते हैं, वीवैप खोलते हैं, ठीक है। तो वीवैप में हम लोगों ने देखा था कि क्लोजिंग प्राइस लेता है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपका अ, मतलब क्लोजिंग प्राइस नहीं, प्राइस डेटा लेता है एंड आपका वॉल्यूम डेटा लेता है, ठीक है। तो अगर आप वीवैप को निफ्टी पे लगाएंगे, इधर देखिए आपका वीवैप बन ही नहीं रहा है, वीवैप कहाँ आ रहा है। तो एक बात आपको समझनी होगी, निफ्टी आपका सिर्फ एक इंडेक्स है, कोई डायरेक्ट निफ्टी जो है नहीं खरीद सकता है। निफ्टी खरीदने के लिए आपको उसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस वगैरह में जाना पड़ता है, मतलब उसके डेरिवेटिव्स वगैरह में जाना पड़ता है, वो आगे बाद में देखेंगे। बट इंडेक्स में आपका सीधे खरीदा बेची नहीं होती है ना इधर, मतलब ना कोई निफ्टी खरीदता है ना कोई निफ्टी बेचता है। निफ्टी बस एक आपका रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक्स की, एक क्यूमुलेटिव वैल्यू का। सो इसमें जब खरीदा बेची नहीं हो रही तो वॉल्यूम डेटा है ही नहीं, इसीलिए आपका वीवैप प्लॉट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसी जगह आप निफ्टी के अगर फ्यूचर्स पे जाएंगे, निफ्टी के सितंबर फ्यूचर्स, अब देखिए आपका वीवैप आ गया, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर्स में खरीदा बेची होती है बट निफ्टी के इंडेक्स में डायरेक्ट खरीदा बेची नहीं होती, इसलिए वीवैप नहीं प्लॉट हो रहा है उधर, सिंपल एज दैट। तो आपका डिफरेंट पॉपुलर इंडिकेटर्स हो गया, एंड देन आपका आता है फिबोनाची। पहले वीवैप हटाते हैं, एंड अगर आपको पता हो तो बताइए ज़रा फिबोनाची का शॉर्टकट क्या था। आई गेस आपको याद होगा, इट्स ऑल्ट एफ या ऑप्शन एफ, ठीक है। तो ये आपका फिबोनाची खुल गया। आपका आई गेस ऐसा नहीं दिखेगा आपको, डिफ़ॉल्ट करेंगे तो अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है। आपको कुछ ऐसा फिबोनाची दिखाई देगा, एंड फिबोनाची कुछ नहीं, आपका एक जैसे ही आपका एक ट्रेंड मूव हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस कितना रिट्रेस हो सकता है, मतलब किस वैल्यू तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस रिट्रेस होगा एंड देन आपका मूव कंटिन्यू होगा। तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, 0.236, 0.382, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है। तो अब जैसे इसका मोमेंटम यहाँ तक था, ठीक है, ये वाला अगर आप लेंगे, ये नीचे से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एक ट्रेंड रहा था, एंड ये आपका इधर एक पूरा, मतलब ये आपका एक ट्रेंडिंग रेंज हुई, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मार्केट मूव किया। तो अब आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेस करेगा और देन उसके बाद दोबारा अपना मूव कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो या तो प्राइस 0.2236 पे आके रिट्रेस करेगा, या 0.382, या इन वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू से, मोस्टली मोस्टली इन्हीं वैल्यूज से रिट्रेस करता है। तो इस केस में आप देखेंगे 0.382 के आसपास से जाके रिट्रेस कर रहा है। एंड अच्छा, आप देखिए, मान लीजिए प्राइस गया ऊपर, ठीक है, एंड अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई म्यूचुअल फंड अगर उसको ऊपर लेके जा रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि प्राइस ज़्यादा रिट्रेस ना करे, एकदम ऊपर भागती जाए, मतलब रिटेलर्स को मौका ना मिले उस स्टॉक में एंट्री करने का। सो इट्स हेल्दी कि 0.5 या 0.6, अगर बहुत मरी से मरी हालत है तो 0.6 तक आके प्राइस रिट्रेस कर जाए तो एक हेल्दी हमको मूव मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर ज़्यादा डीप करेक्शन हो जाता है ना, तो चांसेस हो जाते हैं कि वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड फेड होने वाला है, ठीक है। एंड अप ट्रेंड में तो आपको दिखा दिया कहाँ से ट्रेस होगा, एक बार डाउन ट्रेंड की यार मार्केट ये रही जैसे। ये प्रॉपर है यार थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप फिबोनाची लगाएंगे कैसे, पहले तो आप एक स्विंग को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले तो मार्केट ऐसे आई, फिर ये रिट्रेसमेंट की, फिर नीचे गई, ठीक है। तो हम लोग इधर से लगाएंगे ऑल्ट एफ, एंड देन देखिए आप, ये 0.5 लेवल था, एंड ये 0.5 लेवल के आसपास आया, एंड देन आपका दोबारा से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड आया, देन ये आपका
0.5 के लेवल से इसने रेजिस्टेंस लिया एंड देन अगेन डाउन। तो ऐसे आप रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं कि एक ट्रेंड अगर आया है ऊपर से नीचे, देन वो वापस थोड़ा सा एक रिट्रेस करेगा ना, मतलब थोड़ा सांस लेंगे जो बियर्स जहाँ जिन्होंने सेलिंग की है इधर, वो थोड़ा अपना प्रॉफिट वगैरह बांधेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो तब तक मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। देन वो दोबारा फिर नीचे कहाँ से पुश कर सकते हैं, इसको पहचानने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। एंड देन एनालिसिस पैरालिसिस, ठीक है। जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, इसको देखिए तो आप इंडिकेटर्स पैराडॉक्स देख पा रहे होंगे। इधर आपने मूविंग एवरेज भी लगा लिया, बोलिंजर बैंड भी लगा लिया, वॉल्यूम, आरएसआई, दुनिया भर की चीज़ें लगा ली, और मूविंग एवरेज भी एक नहीं तीन तीन लगा लिए हैं। तो इससे आपको सिर्फ कन्फ्यूजन होगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एंड आप बस मार्केट देखते रह जाएंगे, लाल पीला हरा नीला होता रहेगा, एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, एंड फ्रस्ट्रेशन अलग होगी। सो हम लोग एक मिनिमल सेट ऑफ इंडिकेटर्स पे काम करते हैं हमेशा, जिससे हम लोग डिसीजन लेने में मदद भी हो, बट फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन भी ना हो, ठीक है। तो हमेशा ऐसे यूज़ करेंगे, एंड अ फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स बेसिकली, लाइक व्हाट आई मोस्टली यूज़ लाइक आरएसआई, एंड साथ में उसके वॉल्यूम। जैसे कि आप इधर देख भी पा रहे होंगे स्टार लगा है। अगर हम वॉल्यूम एंड आरएसआई दे देंगे, देन आई एम वेरी मच ओके विद दैट, एंड बहुत अच्छे से काम चलेगा। दीज टू आर लाइक माई लाइफ लाइन्स, ठीक है। वॉल्यूम एंड आरएसआई हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, एंड आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंडिकेटर्स यूज़ करिए, क्योंकि उसके ऊपर जब आप जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन मिलने वाला है और कुछ नहीं, ठीक है। एंड बाकी इन इंडिकेटर्स के बारे में जब डीप डाइव करेंगे ना, तो आरएसआई के बारे में तो ऐसी ऐसी चीज़ें खोल के रख देंगे ना कि आप लोग कहेंगे वाह, ठीक है। सो उसके लिए आप बस वेट करिए, जल्दी आपका इन इंडिकेटर्स के ऊपर थोड़ा एक पोस्टमार्टम वीडियो भी आएगा, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। एंड ओवर इंडिकेटर्स यार मत यूज़ करिएगा, 2-3 इंडिकेटर लगाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो एक लगाइए, 2-3, ठीक है। उसके ऊपर ना जाइए, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड होप you will do good. Thank you.